हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यहाँ पर आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग यहाँ पर क्लासिकल वर्सेस कीनेसियन अप्रोच टू एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसके टोटल हम यहाँ पर 20 एमसीक्यूज करेंगे ताकि आपको कोई भी अगर डाउट होता है तो वो क्लियर हो जाए और एक अच्छा रिवीजन यहाँ पर हो जाए। थोड़े टिपिकल से चैप्टर है ये। इनिशियली अगर हम बात करें तो कुछ ही चैप्टर्स हैं जो इतने तरह के टिपिकल है, बट ऑफ कोर्स अगर एक बार अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो हम इसको क्लियरली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। तो अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, द इकोनॉमी सेल्फ करेक्टिंग एंड ऑलवेज tends towards full employment because of government intervention through fiscal policy, rigidity in the labor market, universal flexibility of wages, prices, interest rates, liquidity preference of individuals, systematic under consumption by households। तो बताओ यहाँ पर क्या आंसर होगा। देखो, क्लासिकल स्कूल यहाँ पर एडम स्मिथ और रिकार्डो का था, जिन्होंने ये बोला कि भाई देखो, मार्केट्स जो हैं वो इनहेरेंटली एफिशिएंट होते हैं। ठीक है, अब ये एफिशिएंट होते हैं, इसका सिंपल सा मतलब ये है इनका, एक सेकेंड मेरा पेन वर्क नहीं कर रहा। तो यहाँ पर इनका ये कहना है कि जो सेल्फ करेक्टिंग नेचर है वो आपकी इकोनॉमी की किस चीज पर रिलाई करेगी, कुछ फंडामेंटल मैकेनिज्म्स के ऊपर ये रिलाई करती है। जैसे कि हमारे पास में वेज प्राइस में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, तो वेज और प्राइस में हमारे पास कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर हमारे पास है, एक्सेस सप्लाई है लेबर की, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि जो वेजेस है वो नेचुरली ड्रॉप कर जाएंगे अनटिल आप यहाँ पर एक एवरीवन क्या कर रहे हैं, एक जॉब उनको मिल नहीं जा रही है। एवरीवन सीकिंग अ जॉब इज हायर्ड, जो जॉब लेना चाहते हैं उनको जॉब मिलनी चाहिए सबसे पहले। ठीक है, ऑल्सो अगर यहाँ पर सरप्लस हो जाता है गुड्स में तो प्राइसेस गिर जाएंगे अंटिल यहाँ पर मार्केट क्लियर नहीं हो रहा। अब सेज लॉ क्या कहती है, ये यहाँ पर कहती है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो ये जो प्रिंसिपल है ये क्या सजेस्ट करता है, ये बोलता है कि हमें जो प्रोड्यूस करने हैं गुड्स वो इनफ इनकम जनरेट करते हैं ताकि हम इन गुड्स को परचेज करें और लॉन्ग टर्म ग्लट्स को प्रिवेंट करें। तो रोल क्या है इंटरेस्ट रेट्स का। इंटरेस्ट रेट्स यहाँ पर एक्ट करते हैं एज इक्विलिब्रेटिंग फैक्टर, किसके बीच में, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के। तो अगर लोग ज्यादा सेव करेंगे तो इंटरेस्ट रेट्स गिर जाएंगे, जिसकी वजह से बिजनेसेस बोरो करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, एंड जो सर्कुलर फ्लो है हमारी इनकम का वो इंटैक्ट रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। ओके, तो आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अच्छा, बाकी यहाँ पर देखो, ये बोल रहे गवर्नमेंट इंटरवेंशन थ्रू फिस्कल पॉलिसी। तो ये कीनेसियन थ्योरी में बोला गया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, क्लासिकल्स क्या कर रहे थे, जनरली एडवोकेट करते हैं लेजिस फेयर, हमारा मिनिमल इंटरवेंशन हो गवर्नमेंट का। फिर रिजिडिटीज लेबर मार्केट में, तो यहाँ पर स्टिकी वेजेस होते हैं या प्राइसेस होते हैं। तो कीनेसियंस का ये बिलीफ था कि इकोनॉमी जो है वो सेल्फ करेक्टिंग नहीं हो पाती, ये प्रिवेंट करते हैं इकोनॉमी को सेल्फ करेक्टिंग बनने से। और फिर ये बोल रहे हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस इंडिविजुअल्स का। तो ये जॉन मेनार्ड केनिस जो है वो लेकर आए थे हमारा, ताकि एक्सप्लेन कर पाए कि लोग कैश क्यों होल्ड करते हैं और लिक्विडिटी ट्रैप कैसे आपका अक्कर होता है। सिस्टमैटिक अंडर कंजम्पशन बाय हाउसहोल्ड्स, तो यहाँ पर हमारे पास में मार्क्सिस्ट या कीनेसियन क्रिटिक्स होते हैं जो कि क्लासिकल बिलीव कर रहे थे कि सप्लाई इकोनॉमी को ड्राइव करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर सी हो जाएगा। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बिलीव करते हैं कि कोई भी डिविएशन अगर फुल एम्प्लॉयमेंट से होती है तो वो टेम्पररी है, क्योंकि फ्लेक्सिबल वेजेस और प्राइसेस हमारे एडजस्ट कर मार्केट को क्लियर करते हैं। लेबर प्रोडक्ट मार्केट्स हमारे यहाँ पर, ठीक है, अगर यहाँ पर कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो वेजेस फॉल करेंगे अंटिल एवरीवन इज हायर्ड। सेकंड क्वेश्चन है, सेज लॉ ऑफ मार्केट्स अ पिलर ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स best summarized by which of the following statements? So demand creates its own supply, supply creates its own demand, unemployment is caused by a lack of aggregate। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, यूं ही सॉल्व कर लोगे। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ये आंसर होगा। तो हमारे पास में जेपी से क्या कहते थे, ये एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे जो कि ये बोलते थे कि कॉर्नर स्टोन जो है क्लासिकल इकोनॉमिक थियरी का वो क्या है, वो यहाँ पर हमारे पास में सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। कैसे, अगर हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं या सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं तो एक फर्म यहाँ पर इनपुट्स के लिए पेमेंट करेगी, जैसे वेजेस हो गए, लेबर के लिए रेंट हो गया, लैंड के लिए, प्रॉफिट हो गया एंटरप्रेन्योर के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इनकम जनरेट हो रही है प्रोडक्शन प्रोसेस में वो इक्वल होगी टू द वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड।
ठीक है। देयरफॉर जो अर्नर्स हैं वो यहाँ पर परचेजिंग पावर रखेंगे कि वो इन गुड्स को वापस खरीद पाए, ठीक है। और सर्कुलर फ्लो में हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जनरल ओवर प्रोडक्शन कभी नहीं हो सकता, इन जनरल ओवर प्रोडक्शन हमारे पास नहीं हो सकता या गलत नहीं आ सकता है एंटायर इकोनॉमी में। क्यों? क्योंकि जो एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग है कि भाई 100 वर्थ ऑफ गुड्स हमने यहाँ पर अपनी ऑटोमेटिकली क्या किया, 100 रुपीज इसमें डालेंगे पॉकेट्स में ऑफ द पीपल इन्वॉल्व इन मेकिंग देम। अगर 100 रुपए का सामान बनाया तो 100 रुपए लोगों की पॉकेट में आ रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास में डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई, ये काइंड ऑफ हमारा कीनेसियन रिवर्सल था, जिसमें कि ये बोलते हैं कि अगर एक रिसेशन है तो लैक ऑफ डिमांड होती है जिसकी वजह से सप्लाई हमारी पिकअप नहीं कर पाती। अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉज्ड बाय अ लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ये यहाँ पर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मानते थे कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो एक टेम्पररी रिजल्ट है वेजेस का, ठीक है। और वेजेस हमारे बहुत हाई हैं जिसकी वजह से एक लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड नहीं देखने के लिए मिल रही। सेविंग और इन्वेस्टमेंट ऑलवेज इक्वल होते हैं ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो जो क्लासिकलिस्ट हैं ये बिलीव करते हैं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट हमारे इक्वल हैं। तो इनका ये मानना है कि फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट्स के थ्रू हम लोनेबल फंड्स मार्केट देखते हैं, ना कि थ्रू गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब क्लासिकल इकोनॉमिक्स ये व्यू रखते हैं कि जितना मनी प्राइमरली हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, इसी वजह से लोग पैसा होल्ड नहीं करते लॉन्गर पीरियड्स के लिए, एंड इसी की वजह से जो आपका सर्कुलर फ्लो है वो भी डिसरप्ट नहीं हो रहा। तो सेस क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि वेरी एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स जनरेट इनफ इनकम इन फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट एंड प्रॉफिट, जो कि एंटायर आउटपुट को परचेज कर सकता है। इसीलिए जनरल ओवर प्रोडक्शन हमारा इम्पॉसिबल है, ठीक है, इन जनरल। फिर यहाँ पर कीनेसियन मॉडल में ये बोल रहे हैं कि व्हाई इज इट पॉसिबल फॉर द इकोनॉमी टू बी इन इक्विलिब्रियम एट अ लेवल बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो केनिस ने यहाँ पर चैलेंज किया क्लासिकल व्यू कि जो इकोनॉमी है वो हमेशा बाउंस बैक करेगी फुल एम्प्लॉयमेंट में। अब ये यहाँ पर आर्ग्यू करते हैं कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि मार्केट को प्रिवेंट कर रहे हैं सेल्फ करेक्शन से, ठीक है। अब ये क्या क्या है, सबसे पहले तो वेज और प्राइस स्टिकनेस। तो रियल वर्ल्ड में क्या होता है, वेजेस आपके ड्रॉप तो नहीं कर रहे इंस्टेंटली जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, तो लेबर यूनियंस की वजह से लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर हमारी एफिशिएंसी वेजेस, जहां पर एम्प्लॉयर्स वेजेस को बहुत हाई रखते हैं ताकि मोरल मेंटेन रखें, ठीक है। तो अब क्योंकि वेजेस नहीं गिर रहे तो जो सरप्लस है लेबर का वो अभी भी परचेस करेगा। और इफेक्टिव डिमांड आपको बताई थी मैंने, तो यहाँ पर केनिस क्या बोल रहे थे कि जो लेवल ऑफ एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट है ये एग्रीगेट डिमांड से हम यहाँ पर निकालते हैं। और अगर हाउस होल्ड और बिजनेसेस बहुत ज्यादा पैसिमिस्टिक हो जाते हैं स्पेंडिंग में, तो फर्म यहाँ पर ज्यादा लोगों को हायर नहीं करती है, इवन इफ यहाँ पर जो लोग हैं वो कम काम करना चाहते हैं, कम पैसे में काम करना चाहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर कम पैसे में काम करना चाहते हैं, ओके। तो यहाँ पर जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है वो क्या है, लोग एक्सपेक्ट अगर ये कर रहे हैं कि एक रिसेशन कंटिन्यू रहेगा तो वो ज्यादा सेविंग्स करेंगे और कम खर्चा करेंगे, जिसकी वजह से जो डिमांड है वो फर्दर रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में आंसर क्या होगा, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ऑफ स्टिकी वेजेस एंड प्राइसेस डाउनवर्ड रिजिडिटी। अब ऑप्शन देखो, यहाँ पर पहला ऑप्शन है वेजेस और प्राइसेस परफेक्टली फ्लेक्सिबल है। तो यहाँ पर परफेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी क्लासिकल अजम्पशन था जिसमें ये फुल एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे। सप्लाई ऑलवेज क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, अभी पढ़ा था, हमारी सेल्स लॉ है। फिर ये बोल रहे हैं एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो हमेशा वर्टिकल होगा। तो एक वर्टिकल एग्रीगेट सप्लाई कर्व रिप्रेजेंट क्या कर रहा था, क्लासिकल लॉन्ग रन व्यू हमें दिखा रहा था, जिसमें की कर्व जो था, ठीक है, हमारे पास अगर कीनेसियन देखेंगे तो वो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है जो कि अपवर्ड स्लोपिंग होता है या फिर हॉरिजॉन्टल होता है लो आउटपुट रेट्स पर। और ये नेक्स्ट बोल रहे हैं इंडिविजुअल्स हमेशा सेव करते हैं जब इंटरेस्ट रेट जीरो है, तो इंडिविजुअल सेव करते हैं अपनी इनकम लेवल के अकॉर्डिंग, ना ही कि केवल जस्ट इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है। तो क्लासिकल लॉ में जो प्राइमरी ड्राइवर था वो सप्लाई था, लेकिन कीनेसियन में क्या होता है, डिमांड होता है, इफेक्टिव डिमांड। यहाँ पर हमारे पास में क्लासिकल में वेजेस और प्राइसेस जो थे वो फ्लेक्सिबल थे परफेक्टली, और यहाँ पर स्टिकी थे, रिजिड डाउनवर्ड। फिर हमारे पास मार्केट स्टेट में ये हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पर था, यहाँ पर अंडर एम्प्लॉयमेंट भी हो जा रहा था। यहाँ पर लेजिस्लेचर जो है गवर्नमेंट रोल
कुछ भी नहीं था, लेजिस फेयर इकोनॉमी थी। यहाँ पर एक्टिव फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी थी। सेविंग और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इक्वेटेड है ये बाय इंटरेस्ट रेट्स और इक्वेटेड है ये बाय इनकम लेवल्स। तो केनिस आर्ग्यू करते हैं कि वेजेस स्टिकी होती हैं लेबर यूनियंस की वजह से और कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से। तो अगर एग्रीगेट डिमांड गिर जाएगी तो वेजेस तुरंत नहीं गिरेंगी क्लियर करने के लिए मार्केट, इसकी वजह से परसिस्टेंट रहता है इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या था कि लोग काम तो करना चाहते हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल अप्रोच द एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल, अपवर्ड स्लोपिंग, वर्टिकल, किंग्ड, डिपेंडेंट एंटायरली ऑन द लेवल ऑफ एग्रीगेट आउटपुट। तो बताओ क्या होना चाहिए। देखो क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी में जो लेवल थी रियल आउटपुट की वो कैसे डिटरमिन हो रही थी, सप्लाई लेबर की कैसी है, कैपिटल और टेक्नोलॉजी। अब क्योंकि क्लासिकलिस्ट हमारे क्या मानकर चल रहे थे कि जो वेजेस और प्राइसेस हैं वो परफेक्टली फ्लेक्सिबल है, इकोनॉमी हमेशा अपने फुल पोटेंशियल पर आएगी रिगार्डलेस के प्राइस लेवल्स क्या है। तो प्राइस न्यूट्रलिटी हमने देखी थी कि अगर प्राइस बढ़ गए या गिर गए तो वेजेस एडजस्ट कर लेती हैं प्रोपोर्शनली, तो कोई इंसेंटिव नहीं है फर्म्स के पास में कि वो ज्यादा या लेस प्रोड्यूस करें। और फुल एम्प्लॉयमेंट में जो वर्टिकल लाइन होती है वो हमारी पोजीशन होती है नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट पर। तो अगर कोई भी अटेम्प्ट है कि हम डिमांड को इंक्रीज करें तो उससे हायर प्राइसेस होंगे, इन्फ्लेशन ना कि आउटपुट बढ़ेगा। ठीक है, इसीलिए जो हमारा आंसर होगा वो होगा वर्टिकल एट फुल लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पर ए में बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल है प्रिवेलिंग प्राइस राइस पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे एएस कर्व जो था एक्सट्रीम कीनेजियन व्यू में था जिसमें कि हम एक डीप रिसेशन देखते हैं, प्रोडक्शन हम बढ़ा तो सकते हैं लेकिन प्राइसेस रेज नहीं करेंगे। दूसरे में अपवर्ड स्लोपिंग इन द शॉर्ट रन एंड हॉरिजॉन्टल इन द लॉन्ग रन बोल रहे हैं। तो ये मॉडर्न सिंथेसिस व्यू है जहां पर हमारा और ये सब बातें होती है लेकिन हमारे पास क्लासिकल तो ऐसा कुछ बोले ही नहीं थे। और किंग्ड कर्व जो है वो हमारा किससे रिलेटेड था, ओलिगोपोली मॉडल से। ठीक है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या मानते हैं कि सप्लाई इंडिपेंडेंट है डिमांड की, और कीनोइजियन बोलते हैं कि नहीं आउटपुट हमेशा डिमांड डिटरमिन्ड रहेगा। ठीक है, तो क्लासिकल में जो आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व बनता है वो वर्टिकल बनता है, लेकिन अगर कीनेजियन में एएस कर्व बनाए शॉर्ट रन में हॉरिजॉन्टल या फिर अपवर्ड स्लोपिंग होगा आपका। फिर यहाँ पर हमारे पास में इकोनॉमी फुल कैपेसिटी पर काम करती है, यहाँ पर स्लैक होता है, कुछ आइडल रिसोर्सेज होते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें एग्रीगेट डिमांड पर क्या इम्पैक्ट होता है, तो अगर प्राइसेस बढ़ते हैं ठीक है तो आउटपुट हमारा सेम ही रहेगा, डिमांड अगर बढ़ेगी तो प्राइसेस ही बढ़ रहे हैं, और अगर यहाँ पर डिमांड बढ़ी तो आउटपुट और प्राइसेस दोनों को ही हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको तीन चीजें याद रखनी है, 3 वर्टिकल ट्रूथ्स याद रखो क्लासिकल स्कूल के। एएस कर्व वर्टिकल है, मनी न्यूट्रल है, इकोनॉमी सेल्फ करेक्टिंग है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। केनिस ने यहाँ पर आइडेंटिफाई करा लिक्विडिटी ट्रैप एज अ सिचुएशन वेयर इंटरेस्ट रेट इज सो हाई दैट एवरीवन वांट्स टू इन्वेस्ट, इंटरेस्ट रेट इज सो लो दैट द डिमांड फॉर मनी बिकम्स परफेक्टली इलास्टिक, गवर्नमेंट कैन नॉट प्रिंट इनफ मनी, सेविंग्स आर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट एट फुल एम्प्लॉयमेंट, प्राइस लेवल्स हमारे रैपिडली फॉल कर रहे हैं। तो क्या आंसर होगा यहाँ पर, देखो इंटरेस्ट रेट इतने लो हैं कि जो डिमांड फॉर मनी है वो हमारी परफेक्टली इलास्टिक हो जाती है। लिक्विडिटी ट्रैप क्या था, एक स्पेसिफिक स्टेट था इकोनॉमी का जहां पर जो मॉनेटरी पॉलिसी थी वो अपनी इफेक्टिवनेस पूरी तरीके से खो देती है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स इतने नीचे गिर जाते हैं, ऑलमोस्ट जीरो पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी कि कैश को हम यहाँ पर होल्ड करें ठीक है वो नेग्लिजिबल हो जाती है। लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे फ्यूचर में, और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे तो बॉन्ड प्राइसेस गिर जाएंगे, तो ये यहाँ पर प्रीफर करते हैं कि कैश ज्यादा होल्ड करें रेदर देन इन्वेस्ट करें बॉन्ड्स में। फिर हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व की बात करें तो इस पॉइंट पर जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस होता है डिमांड फॉर मनी कर्व वो हॉरिजॉन्टल बन जाता है, परफेक्टली इलास्टिक बन जाता है। और अगर सेंट्रल बैंक जैसे कि आरबीआई है अपनी मनी सप्लाई को बढ़ा दे इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी याद है, तो लोग यहाँ पर ट्रैप करेंगे या होल्ड करेंगे एक्स्ट्रा कैश को, जिसकी वजह से फर्दर ड्रॉप आ जाएगा इंटरेस्ट रेट में और इन्वेस्टमेंट और स्पेंडिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा बाकी ऑप्शन देखो, अगर इंटरेस्ट रेट सो हाई है कि एवरीवन वांट्स टू इन्वेस्ट हो,
अगर इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं तो लोग ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड्स यहाँ पर खरीदेंगे, बॉन्ड सस्ते हैं, इन्वेस्ट करेंगे, होल्ड नहीं करेंगे कैश को, जो कि ऑपोजिट है ट्रैप के। अच्छा, एक लिक्विडिटी ट्रैप में ये सी ऑप्शन में बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट इनफ मनी नहीं प्रोवाइड कर रही। देखो यहाँ पर इट्स नॉट अबाउट द एबिलिटी टू प्रिंट मनी, रेदर इनइफेक्टिवनेस ऑफ डूइंग सो। यहाँ पर अगर हमने प्रिंट करा तो वो इनइफेक्टिव होगा वंस ये हमारे सिस्टम में आ गया। सेविंग्स आर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट एंड फुल एम्प्लॉयमेंट, तो क्लासिकल इक्विलिब्रियम है जहां पर लिक्विडिटी ट्रैप जो था वो तो केवल कीनेसियन ने मैल फंक्शन बताया था इकोनॉमी में। अब रैपिडली अगर हमारे प्राइसेस गिर रहे हैं तो वो डिफ्लेशन दिखाएगा, जिसमें कि लिक्विडिटी हमारा ट्रैप जो है वो अकंपनी हो रहा है, इसके साथ हो रहा है, लेकिन ये डेफिनेशन नहीं है ट्रैप की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या याद रखना है आपको? आपको याद रखना है कि अगर इंटरेस्ट रेट्स गिरते हैं तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, मॉनेटरी पॉलिसी काम करेगी। अगर इंटरेस्ट रेट्स गिर रहे हैं बहुत हाई लेवल पर, ठीक है, बहुत ही नियर जीरो पर पहुंच गए, तो लोग कैश होल्ड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी फेल कर जाएगी, फिस्कल पॉलिसी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अंडर द केनेसियन अप्रोच इफेक्टिव डिमांड इज डिटरमिन्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ, तो यहाँ पर कीनेसियन थ्योरी में हमने क्या पढ़ा कि जो इफेक्टिव डिमांड है वो कौन सा पॉइंट है, जहां पर जो अमाउंट ऑफ मनी एंटरप्रेन्योर्स रिसीव करना चाहते हैं, एग्रीगेट डिमांड प्राइस, वो किसके बराबर है, जो वो रिसीव कर रहे हैं टू कवर देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज एग्रीगेट सप्लाई प्राइस। तो एग्रीगेट डिमांड प्राइस क्या था, टोटल सम ऑफ मनी जिसमें कि सभी एंटरप्रेन्योर्स इकोनॉमी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें हमारे पास में ये हमें रिसीव होगा अगर हमने आउटपुट को बेचा यहाँ पर, जो कि हमारे गिवन नंबर ऑफ वर्कर्स ने प्रोड्यूस किया था। और एग्रीगेट सप्लाई प्राइस क्या होता है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें कि हम नॉर्मल प्रॉफिट को भी इंक्लूड करते हैं और हम अपने एंटरप्रेन्योर को बेसिकली जो स्पेसिफिक नंबर ऑफ वर्कर्स को उन्होंने एम्प्लॉय किया, इनको यहाँ पर कवर कर सकते हैं। इंटरसेक्शन में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यू करेगा जब तक कि एक्सपेक्टेड रिसिप्ट हमारी हायर देन द कॉस्ट है। जब ये मीट हो जाएंगी, इफेक्टिव डिमांड आएगी, डिटरमिन करेंगे एक्चुअल लेवल एम्प्लॉयमेंट का और आउटपुट इकोनॉमी में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू, ये कब बढ़ रहा था, जब प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा था। ठीक है, फिर दूसरा ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, नॉमिनल वेजेस एंड रियल वेजेस, तो वेजेस इंपॉर्टेंट है लेकिन इनका जो रेशियो है वो यहाँ पर पॉइंट हमें इफेक्टिव डिमांड का नहीं बताता। सेविंग्स और टैक्सेस तो हमारे लीकेजेस थे सर्कुलर फ्लो में से, तो इनका जो इंटरसेक्शन होता है वो तो कुछ भी इफेक्टिव डिमांड हमें नहीं बता सकता। कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट ये मेन कंपोनेंट्स थे एग्रीगेट डिमांड के, और टर्म जो इफेक्टिव डिमांड है वो यहाँ पर इक्विलिब्रियम की बात करती है, जहां पर डिमांड और सप्लाई प्राइसेस मीट कर रही हैं। ठीक है, तो ईडी किसका फंक्शन है, F/N का, जहां पर एक्सपेक्टेड रिसिप्ट हमारी रिक्वायर्ड रिसिप्ट के बराबर है, और एम्प्लॉयमेंट डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर डिमांड लो है तो यहाँ पर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में रहेगी लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट हाई हो जाएगा। ठीक है, which of the following is the leakage from the circular flow of income in the Keynesian system, तो यहाँ पर हमारे पास में पूछा है कि इनमें से लीकेज कौन सा होगा फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो लीकेजेस वर्सेस इंजेक्शंस पर आते हैं। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ जब इनकम होता है तो इकोनॉमी यहाँ पर एक कॉन्टिन्यूस लूप ऑफ मनी बन गई, जहां पर कि पैसा आपका हाउस होल्ड से फर्म्स की तरफ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास में कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि इस लूप से बाहर हमें लेकर आते हैं। तो लीकेजेस क्या है, विड्रॉल्स, वो वेरिएबल्स जो कि फ्लो ऑफ मनी को रिड्यूस कर रही हैं इकोनॉमी में। तो जब मनी लीक होगी तो वो डोमेस्टिक गुड्स और सर्विसेज पर हम खर्च करेंगे नहीं इमीडिएटली। तो सेविंग्स की अगर हम बात करें, मनी हमने असाइड रखी बाय हाउस होल्ड इंस्टेड ऑफ बीइंग स्पेंट टू। टैक्सेस की बात करें तो मनी हमने पे की टू द गवर्नमेंट। इंपोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पर मनी स्पेंड करी हमने गुड्स प्रोड्यूस पर आउटसाइड द कंट्री। इंजेक्शन की बात कर लेते हैं, तो वेरिएबल्स जो मनी को ऐड करते हैं सर्कुलर फ्लो में, बूस्ट करते हैं एग्रीगेट डिमांड को। इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग अगर फर्म्स करेंगी कैपिटल गुड्स पर तो वो होगी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज पर करती है। एक्सपोर्ट्स में हमारे पास में जो भी हमारे एक्सपोर्ट्स हुए उससे जो हमें प्रोसीड्स मिली। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा,
हमारे पास में यहाँ पर आंसर आपका सेविंग्स होगा। ठीक है, चलो अच्छा, अब यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट्स, ये सब तो इंजेक्शन हो गए। ठीक है, मनी इंजेक्ट हो रही है इकोनॉमी में, जो कि टोटल लेवल ऑफ इनकम और आउटपुट थ्रू द मल्टीप्लायर इफेक्ट को बढ़ा रही है। कंजम्पशन की बात करें तो ये कोर कंपोनेंट है सर्कुलर फ्लो का, जिसमें कि प्राइमरी स्पेंडिंग लिंक हमें हाउस होल्ड और फर्म के बीच में देखने के लिए मिलता है, नॉट अ लीकेज और इंजेक्शन। तो अगर सर्कुलर फ्लो होगा इक्विलिब्रियम में, तो टोटल लीकेजेस आपके टोटल इंजेक्शंस के बराबर होते हैं। सेविंग टैक्स, ठीक है, इसके अलावा आपका इंपोर्ट्स किसके बराबर है, आपकी इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट्स। ठीक है, अगर इंजेक्शंस लीकेज से ज्यादा है, नेशनल इनकम बढ़ेगी, अगर लीकेज इंजेक्शन से ज्यादा है तो हमारी नेशनल इनकम कम हो जाएगी। नेक्स्ट यहां पर आ जाते हैं, अच्छा अगर एक हायर लीकेज होगा ना, तो हाई सेविंग्स रेट या हाई टैक्सेस जो है वो रिड्यूस कर देते हैं वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर। नेक्स्ट यहां पर आपका, द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ट्रीटेड मनी प्राइमरली एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हेजिंग अगेंस्ट इन्फ्लेशन, टूल फॉर फिस्कल मैनिपुलेशन, डिटरमिनिंग फैक्टर ऑफ रियल आउटपुट। तो बताओ क्या आंसर होगा। देखो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट यहाँ पर किसमें बिलीव करते थे, याद करो, न्यूट्रलिटी ऑफ मनी में, जहां पर ये बोलते थे कि जो मनी है वो रियल वेरिएबल्स जैसे एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, कंजम्पशन, इसको अफेक्ट नहीं करती। इंस्टेंट मनी एक सिंपल वेल बन चुकी है जो कि कवर करती है बार्टरिंग ऑफ गुड्स एंड फॉर गुड्स। ठीक है, अब यहाँ पर मीडियम ऑफ एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो मनी एग्जिस्ट सोली किसके लिए कर रही है कि ट्रांजेक्शन फैसिलिटेट करे, लोग होल्ड करते हैं मनी को ताकि सामान खरीद पाए, ना कि इसको एक एसेट की तरह रखें। और थियरी यहाँ पर क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी जो थी QTM, ये क्या कह रही थी, फिशर की इक्वेशन याद है, MV इज इक्वल टू PY। तो क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पर और रियल आउटपुट जो है वो हम अज्यूम कर रहे थे कि कांस्टेंट है लॉन्ग रन में, अगर हमारे मनी सप्लाई में कोई भी इंक्रीमेंट होगा तो प्रोपोर्शनल इंक्रीमेंट हमारे प्राइस लेवल में होगा। तो क्लासिकलिस्ट ये मानते थे कि जो लोग हैं वो रैशनल हैं, वो रियलाइज करते हैं कि अगर वेजेस और प्राइसेस दोनों डबल कर देंगे तो रियल सिचुएशन हमारी नहीं बदलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बोल रहे हैं स्टोर ऑफ वैल्यू, ये किसने बोला था, कैनिस ने बोला था, जिसमें इन्होंने बोला था कि लोग होल्ड करते हैं मनी को, लिक्विडिटी प्रेफरेंस एज एन एसेट जो डिसरप्ट करेगी इकोनॉमी को। फिर ये बोल रहे हैं आपका हेजिंग अगेंस्ट इन्फ्लेशन, तो यहाँ पर क्लासिकलिस्ट जो थे वो मनी को कभी हेजिंग की तरह लेते ही नहीं थे, उनके लिए तो क्या था कि अगर एक्सेस मनी क्रिएशन कर दी तो वो हमारा सोल कॉज है इन्फ्लेशन का। फिर ये बोल रहे हैं टूल फॉर फिस्कल मैनिपुलेशन, तो ये भी हमारा केनिस का कॉन्सेप्ट था, जिसमें कि इन्होंने न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी की बात की थी हमारे क्लासिकलिस्ट ने। ठीक है, ये तो हमारे किसने बात की, केनिस ने, और न्यूट्रल मॉनेटरी सप्लाई की बात किसने की, हमारे क्लासिकलिस्ट ने। अच्छा, डिटरमिनिंग फैक्टर ऑफ रियल आउटपुट, तो क्लासिकल सिस्टम में जो रियल आउटपुट है वो तो सप्लाई साइड फैक्टर जैसे लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी से निकल रहा था। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ मनी तो यहाँ पर क्वेश्चन में थी नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कीनेसियन व्यू में क्या होता है, रोल जो है मनी का वो नॉन न्यूट्रल है, रियल जीडीपी को अफेक्ट करता है, स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह हमारे पास लिक्विडिटी की तरह यहाँ पर जो मनी है वो काम करती है और लॉन्ग रन में आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट दोनों को बदल सकती है, ऐसा कीनेसियन का कहना था। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कीनेसियन व्यू द मोस्ट वॉलेटाइल कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड दैट कॉजेस बिजनेस साइकिल इज कंजम्पशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, टैक्स रेट। तो बताओ क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा इन्वेस्टमेंट। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर जब कंजम्पशन जनरली स्टेबल होता है, लोग टेंड टू मेंटेन करते हैं अपने लाइफ स्टाइल को, इवन इफ यहाँ पर इनकम उनकी फ्लक्चुएट कर रही है। तो कैनिस यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को प्राइमरी ड्राइवर मानते हैं इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी का और बिजनेस साइकिल्स का। तो ये जो एनिमल स्पिरिट्स है ये क्या है, कैनिस ने ये टर्म यूज कर बोला था ह्यूमन इमोशंस। ठीक है, ह्यूमन इमोशंस को इन्होंने डिस्क्राइब करा था, यहाँ पर ये बोलते हैं ह्यूमन इमोशंस इंस्टिंक्ट या फिर स्पॉन्टेनियस ऑप्टिमिज्म फाइनेंशियल डिसीजंस को ड्राइव करती है। तो लोग इन्वेस्टमेंट डिपेंडेंट की उनकी फ्यूचर पर एक्सपेक्टेशन क्या है उस पर रखेंगे। साथ में यहाँ पर ये इनहेरेंटली तो हमारा अनसर्टेन है, जिसकी वजह से सडन शिफ्ट हमें बिजनेस कॉन्फिडेंस में देखने के लिए मिलते हैं।
फिर अगर एंटरप्रेन्योर्स पेसिमिस्टिक फील करते हैं फ्यूचर के बारे में, तो वो इन्वेस्ट करना यहाँ पर रोक देते हैं न्यू मशीनरीज या फैक्ट्रीज में, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होती है और एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज होती है और रिसेशन आ जाता है। और क्योंकि इन्वेस्टमेंट यहाँ पर इतनी ज्यादा वॉलेटाइल है, तो अगर कोई भी चेंज होगा हमारा, तो वो यहाँ पर एम्पलीफाई हो जाएगा थ्रू आउट द इकोनॉमी, जिसकी वजह से लार्जर फ्लक्चुएशंस होती हैं नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सी आंसर करेक्ट है। अगर बाकी ऑप्शन देखें, कंजम्पशन लार्जेस्ट कंपोनेंट है आपके एग्रीगेट डिमांड का, लेकिन रिलेटिवली स्टेबल होता है क्योंकि करेंट डिस्पोजेबल इनकम के साथ टाइड है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग यहाँ पर क्यों हो रही है, एक स्टेबलाइजिंग फोर्स की तरह काम कर रही थी केनेजियन थ्योरी के अकॉर्डिंग, जहां पर वो डेलिब्रेटिवली काउंटर एक्ट कर रहे थे वोलेटिलिटी को प्राइवेट सेक्टर की। फिर ये बोल रहे सेविंग्स जो है वो लीकेज है, ना कि कंपोनेंट एग्रीगेट डिमांड का। फिर यहाँ पर टैक्स रेट दिया इन्होंने, तो टैक्स रेट सेट होता है बाय पॉलिसी और फ्लक्चुएट नहीं करता स्पॉन्टेनियसली, बिजनेस साइकिल्स को यहाँ पर ठीक है परेशान नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है कि स्पॉन्टेनियसली हमारी बिजनेस साइकिल्स फ्लक्चुएट हो रही है टैक्स रेट की वजह से। ओके, तो ऐसा मैं बोल सकती हूँ कि अगर लो एनिमल स्प्रिट्स हैं तो इन्वेस्टमेंट लो होगी, लोअर एग्रीगेट डिमांड होगी, लोअर जीडीपी आउटपुट होगा वाया द मल्टीप्लायर। सिंपल, आगे आ जाओ। फॉर अ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एन इंक्रीज इन सेविंग्स विल लीड टू, अगर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं तो उनका मानना है कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो प्राइसेस हैं जो कि बैलेंस करते हैं मार्केट को लोनेबल फंड्स के लिए। अब अनलाइक कैनिस जो यहाँ पर सेविंग्स को एक पोटेंशियल थ्रेट देखते हैं डिमांड का, क्लासिकलिस्ट क्या मानते हैं सेविंग्स को एज अ वाइटल प्रीरिक्विजिट फॉर ग्रोथ। तो यहाँ पर हाउस होल्ड ज्यादा सेव करते हैं, सप्लाई लोनेबल फंड्स की बढ़ जाती है। अब क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड के अकॉर्डिंग अगर इंक्रीज होगा सप्लाई ऑफ फंड्स में तो प्राइस यहाँ पर गिर जाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड देखेंगे तो हमारे पास में इंक्रीज होगा अगर फंड्स का सप्लाई तो प्राइस यहाँ पर फॉल करते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट ड्रॉप करेंगे तो हमारे बिजनेसेस के लिए चीपर हो जाता है कि वो बोरो करें मशीनरी मनी को, ताकि मशीनरी फैक्ट्रीज को बिल्ड करें या मशीनरीज को खरीदें या एक्सपेंड करें। तो एवरी रुपी सेव्ड ये हमारा ऑटोमेटिकली चैनलाइज हो जाता है इनटू द इन्वेस्टमेंट। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। ये नेक्स्ट बोल रहे हैं एक इंक्रीज होगा इन्वेस्टमेंट में, तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट हमारी पॉजिटिवली कोरिलेटेड थी, ज्यादा सेविंग ज्यादा हमारी इन्वेस्टमेंट। परमानेंट रिसेशन इम्पॉसिबल होता है क्लासिकल थियरी में क्योंकि इकोनॉमी सेल्फ करेक्टिंग थी। वर्टिकल शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, तो जब सप्लाई हमारे फंड्स की शिफ्ट होती है डिमांड में, डिमांड इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो नेसेसरली शिफ्ट नहीं होगी, रेदर हम लोग यहाँ पर डिमांड कर्व के अलोंग मूव करते हैं एज इंटरेस्ट रेट्स चेंज। इंक्रीज इन प्राइस लेवल, तो क्योंकि सेविंग्स एक चॉइस दिखा रही है कि कैसे हम कंजम्पशन को डेफर करें, अगर सेविंग्स में इंक्रीमेंट होगा तो रिड्यूस हो जाएंगे हमारी इमीडिएट प्रेशर प्राइसेस के ऊपर, जिसकी वजह से प्राइस लेवल्स कम हो जाती हैं और एक इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लासिकल थियरी जो है हमारी सेविंग्स की और कीनेजियन व्यू क्या है सेविंग्स का। सबसे पहले अगर ड्राइवर की बात करें, प्राइमरी ड्राइवर हमारे पास इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, यहाँ पर इनकम लेवल्स होती हैं। यहाँ पर हमारे पास में इम्पैक्ट क्या होता है कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, यहाँ पर एक एग्रीगेट डिमांड हमारी गिर जाती है। ये लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ लेकर आते हैं अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। यहाँ पर पॉसिबल पैराडॉक्स होता है थ्रिफ्ट का, दैट इज रिसेशन, पॉसिबल पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखो आप, तो हमारे पास में क्लासिकल एएस कर्व है, कीनेजियन एएस कर्व है, और इनका इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये बन रही हैं। एक बार रिवाइज कर लेना चाहो तो। नेक्स्ट आ जाओ, इन द क्लासिकल मॉडल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इफ देयर इज अ सिचुएशन ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इमेज ऐड करने से ना ये गड़बड़ हो जाती है फॉर्मेटिंग। चलो, इन द क्लासिकल मॉडल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर सिचुएशन हमारी इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की चेंज होती है ना, तो जो सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म है वो कैसे ड्राइव होगा, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ताकि एग्रीगेट डिमांड बूस्ट करें, डाउनवर्ड फ्लेक्सिबिलिटी मनी वेजेस की जिसकी वजह से डिक्रीज होगा रियल वेजेस में, लिक्विडिटी ट्रैप जो कि फोर्स कर रहा है इंटरेस्ट रेट्स को टवर्ड्स जीरो,
या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमारी डिक्रीज होगी या वर्टिकल शिफ्ट होगा एग्रीगेट डिमांड कर्व में। देखो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का क्या मानना था कि लेबर मार्केट कैसे बिहेव करता है जैसे बाकी मार्केट्स करते हैं, तो अगर इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो सरप्लस हो गया लेबर का, वेज रेट यहाँ पर क्या होंगे, हमारे पास अनएम्प्लॉयड वर्कर्स कम पैसे पर भी काम कर लेंगे और इक्विलिब्रियम रीस्टोर होगा क्योंकि मनी वेजेस हमारे गिरे, फर्म्स यहाँ पर ज्यादा प्रॉफिटेबल फाइंड आउट करेंगी हायर करना लोगों को, और इसी की वजह से डाउनवर्ड एडजस्टमेंट हमारी होती रहेगी जब तक कि लेबर सरप्लस को हम यहाँ पर एलिमिनेट कर कर फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव नहीं कर लेते। अब इस मॉडल में जो रियल वेज होती है वो हमारी क्या होती है, डिटर्मिनिंग फैक्टर है किस चीज के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो अगर मनी वेजेस डिक्रीज होते हैं प्राइस लेवल के कंपैरिजन में तो रियल वेजेस भी हमारे लोअर हो जाते हैं, फर्म्स अपने फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की तरफ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे आंसर क्या होगा आपका, बी हो जाएगा, डाउनवर्ड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मनी वेजेस लीडिंग टू डिक्रीज इन रियल वेजेस। ठीक है, consider the following statements regarding the Keynesian aggregate supply curve. It is horizontal when the economy is in a deep recession. It becomes vertical only once the full employment level is reached. In the intermediate range, an increase in aggregate demand leads to both a rise in price and a rise in real output. तो बताओ क्या आंसर होगा। देखो केनेजियन इकोनॉमिक्स यहाँ पर क्या बोलते हैं कि जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है इसमें 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस आती हैं। तो पहले तो हमारे पास में कीनेजियन हॉरिजॉन्टल रेंज जिसमें कि हमारे पास अगर डीप रिसेशन होगा तो मैसिव अमाउंट आइडल रिसोर्सेज के हमें देखने के लिए मिलते हैं, अनएम्प्लॉयड वर्कर्स, वैकेंट फैक्ट्रीज, जिसकी वजह से स्लैक फर्म्स जो होते हैं वो प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं बिना वेजेस या प्राइसेस को बढ़ाए, तो कर्व हमारा हॉरिजॉन्टल। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे जैसे इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाती है बॉटल नेक्स जो होते हैं वो हमें सर्टेन इंडस्ट्रीज में देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर हमें ज्यादा प्रोड्यूस करना है तो फर्म्स यहाँ पर हायर वेजेस या फिर ओवर टाइम पे करने लग जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास में बोथ रियल आउटपुट और प्राइस लेवल्स बढ़ेंगे। फिर आ जाओ क्लासिकल रेंज की तरफ, तो स्टेटमेंट 2 हमारी यहाँ पर कैसे करेक्ट होगी, देखो यहाँ पर हमारे पास में अगर हर एक वर्कर एम्प्लॉयड है और हर एक मशीन हमारी रनिंग है फुल कैपेसिटी में तो फिजिकली इम्पॉसिबल होगा कि हम यहाँ पर ज्यादा प्रोड्यूस कर पाए शॉर्ट रन में इससे ज्यादा। ठीक है, ऑलरेडी फुल कैपेसिटी पर चल रहे हैं तो इससे ज्यादा तो कर नहीं पाएंगे प्रोडक्शन, तो अगर डिमांड में थोड़ा भी इंक्रीज होगा तो प्राइसेस बढ़ेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से कर्व जो है वो वर्टिकल हो जाएगा। तो हमारे सारे ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कर्व्स का थोड़ा सा समझा दूं एक बार शॉर्ट में। देखो रेंज अगर हॉरिजॉन्टल में आपका रिसेशन या डिप्रेशन जिसमें कि हमारे पास में क्या होगा, पॉलिसी इफेक्ट, एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, हाई ग्रोथ होगी, इनकम में कोई इन्फ्लेशन नहीं होगा। इंटरमीडिएट में रिकवरी होती है, ठीक है, मॉडरेट ग्रोथ होगी हमारे इनकम में और मॉडरेट इन्फ्लेशन होगी। ठीक है, वर्टिकल में हमारे पास फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, कोई भी ग्रोथ इनकम में नहीं होगी, और अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो भी हमारे पास इन्फ्लेशन हाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेज लॉ एज अप्लाइड इन क्लासिकल सिस्टम जनरल ओवर प्रोडक्शन इज इम्पॉसिबल, क्यों? क्योंकि जब भी हमारे पास में यहाँ पर ये क्या बोल रहे थे, सप्लाई अपनी खुद की डिमांड क्रिएट करती है, तो फाउंडेशन होता है क्लासिकल बिलीफ का। एक बार ऑप्शन खुद से पॉज करके पढ़ लेना। यहाँ पर क्या होता है, जनरल ग्लूट अगर आती है या ओवर प्रोडक्शन होता है तो एक जनरल डेफिशिएंसी आ जाती है, प्रोडक्शन हमारा इनकम के बराबर होता है, सेविंग्स का यहाँ पर एक रोल हो जाता है कि भाई लोग यहाँ पर अपनी इनकम को अगर सेव भी कर रहे हैं तो मनी जो है वो डिसअपियर तो हुई नहीं इकोनॉमी से, ये हमारे पास चैनल हो जाती है लोनेबल फंड्स मार्केट में, जहां पर फर्म्स इसको इन्वेस्टमेंट के लिए बोरो कर लेती हैं, और हमारे पास में सेल्फ एडजस्टिंग इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, तो अगर लोग ज्यादा सेव करेंगे तो इंटरेस्ट रेट्स गिरेंगे, बिजनेसेस यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगी और सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के बराबर हो गई, ये हमारे मेंटेन हो जाता है क्योंकि जो टोटल स्पेंडिंग है वो हमारी टोटल आउटपुट के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में एवरी इंक्रीज इन सप्लाई क्रिएट्स अ मैचिंग इंक्रीज इन इनकम एंड डिमांड।
नेक्स्ट यहाँ पर कीनेजियन 3 सेक्टर मॉडल की बात कर रहे हैं, जहां पर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमें 0.8 दे रखी है। गवर्नमेंट ने टैक्सेस और एक्सपेंडिचर बढ़ा दिए 100 करोड़ से साइमल्टेनियसली। तो जो नेट इफेक्ट होगा नेशनल इनकम पर वो क्या होगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। देखो हमारे पास में यहाँ पर बैलेंस बजट मल्टीप्लायर थ्योरम लगता है, ठीक है, जिसमें कि कीनेजियन इकोनॉमिक्स की बात करें तो जो थ्योरम है वो क्या बोल रही है कि अगर गवर्नमेंट इंक्रीज करेगी स्पेंडिंग को और टैक्सेस को सेम अमाउंट से, तो नेट इफेक्ट हमारी नेशनल इनकम पर भी किसके बराबर होगा, अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन स्पेंडिंग। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, केजी इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। एमपीसी 0.8 था तो ये आपका 1/0.2 दैट इज 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 100 करोड़ स्पेंडिंग अगर हम करते हैं तो हमारे पास 100 इंटू 5 500 करोड़ का इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव में है तो हमारे पास ये इंक्रीज होगा। अब आ जाओ टैक्स मल्टीप्लायर की तरफ। तो केटी हमारा कैसे होता था, माइनस एमपीसी अपॉन 1 माइनस एमपीसी माइनस 0.8 अपॉन 1 माइनस एमपीसी आपका 0.2 हो जाएगा। तो ये आपके पास माइनस का 4 आ गया। तो यहाँ पर 100 करोड़ टैक्स इंक्रीज अगर होगा 100 इंटू -4 -400 CR हो गया। तो नेट इफेक्ट हमारी इनकम पर क्या होगा, देखो चेंजेस ड्यू टू जी और चेंजेस ड्यू टू टी। तो 500 प्लस माइनस हमारा 400 CR हो जाएगा, ठीक है। ये नेगेटिव में आया था क्योंकि, तो 100 CR हमारा आंसर होगा। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, हमारे पास में इंक्रीज होता है 100 CR में। आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बैलेंस बजट मल्टीप्लायर में हमारे पास में ये हमेशा इक्वल के 1 के बराबर होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर एक बैलेंस बजट एक्सपेंशन है, एक्सपेंशनरी होगा, ये बूस्ट करेगा इकोनॉमी को क्योंकि पॉजिटिव इफेक्ट हुआ गवर्नमेंट स्पेंडिंग का, और ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर था जो नेगेटिव इफेक्ट टैक्स इंक्रीमेंट से बढ़ा, ठीक है। यहाँ केवल 400 करोड़ का इम्पैक्ट आया, वहां पे 500 का आया था। How does the classical theory differ from the Keynesian theory regarding equilibrium between savings and investment? अब सारे ऑप्शंस आप खुद से पढ़ो, पॉज कर लेना वीडियो को, मैं यहाँ पर अपना रिज्यूम कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमें कोर डिफरेंस समझना है कि हमारे पास सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट कैसे आया। देखो क्लासिकल व्यू क्या था, लोनेबल फंड मार्केट है, तो यहाँ पर क्लासिकल इकोनॉमिक्स के थ्रू सेविंग्स इंटरेस्ट रेट का फंक्शन थी। तो अगर लोग ज्यादा सेविंग्स करेंगे तो जो सप्लाई है लोनेबल फंड्स की वो भी बढ़ेगी और इंटरेस्ट रेट्स हमारे नीचे गिर जाएंगे। लोअर इंटरेस्ट रेट्स यहाँ पर हमारे मार्केट्स के लिए चीप हो जाते हैं, फर्म सब ज्यादा बोरो करती हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है। तो इंटरेस्ट रेट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो प्राइस है जो कि मूव कर रहा है, इंश्योर कर रहा है कि सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के बराबर हो। कीनेजियन क्या कहते हैं, इनकम एडजस्टमेंट की बात करते हैं। तो ये आर्ग्यू करते हैं कि हमारे पास में जो सेविंग्स है वो इनकम का फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर लोग डिसाइड कर लें कि सेव ज्यादा करना है, खर्च कम करना है, तो एग्रीगेट डिमांड गिर जाती है। एग्रीगेट डिमांड गिरने से प्रोडक्शन कम होता है और हमारे पास में नेशनल इनकम भी कम हो जाती है। तो जैसे जैसे इनकम गिरती है वैसे वैसे लोग यहाँ पर कम मनी रख पाते हैं सेविंग के लिए। तो सेविंग्स भी गिरी तो इनकम यहाँ पर आपकी तब तक गिरेगी जब तक कि अमाउंट जो लोग यहाँ पर एबल थे कि सेव कर पाए वो रिड्यूस हो जाती है और यहाँ पर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट को मैच ना कर ले। तो इनकम वो वेरिएबल है जो कि सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट के बराबर कर रहा है कीनेजियन थ्योरी में। समझ में आ गया। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा करेक्ट होगा, आपका आंसर यहाँ पर ए करेक्ट होगा। क्लासिकलिस्ट को इंटरेस्ट रेट्स यहाँ पर इक्विलिब्रियम फैक्टर लगते हैं और इनको इनकम लगती है, ओके। हाँ सो क्लासिकल थियरी में हमारे पास सेविंग इंटरेस्ट रेट का फंक्शन थी, ठीक है, और इक्विलिब्रेटिंग वेरिएबल भी हमारा इंटरेस्ट रेट था। और सेविंग्स यहाँ पर हमेशा गुड होती हैं क्योंकि ये हमें ग्रोथ की तरफ लेकर जाती हैं। इन द क्लासिकल क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी MV is equal to PY and increase in money supply may lead to, खुद से ऑप्शन पढ़ो एक बार फटाफट से फिर समझाती हूँ। क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी मैंने थोड़ा सा बताया था कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या मानते हैं, फिशर इक्वेशन इन्होंने यूज की थी कि हमारे पास में MV जो है वो PY के बराबर है। M क्या था, मनी सप्लाई थी,
वी क्या था, वेलोसिटी ऑफ मनी थी, जिस रेट पर हमारे मनी जो है वो हैंड्स चेंज करी थी, बेसिकली मूव करी थी, एक ही पर्सन ने दूसरे को दिया, तीसरे को दिया, ऐसे सामान खरीदते हुए, सर्विस खरीदते हुए। प्राइस लेवल्स यहाँ पर, और ये हमारा रियल जीडीपी हो गया। अब आप देखेंगे कि हमारे पास में यहाँ पर क्या एडजस्टमेंट्स हो रही हैं। तो देखो, टू अंडरस्टैंड कि भाई हमारे पास में यहाँ पर क्या आंसर होना चाहिए, पहले तो ये बताओ। ये प्रोपोर्शनल इंक्रीज होगा प्राइस लेवल में ओनली, ठीक है, ये तो सिंपल सी चीज समझ में आ गई। तो अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि कैसे जो टू फिक्स्ड वेरिएबल्स हैं क्लासिकल सिस्टम में, बी कांस्टेंट है, क्लासिकलिस्ट क्या मान रहे थे, उनका मानना था कि जो वैल्यू ऑफ वेलोसिटी है वो हमारे पास, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ मनी है वो डिटरमिन किससे होगी, इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर से, कि कैसे यहाँ पर ऑफन पीपल उनको पेमेंट मिल रही है या फिर उनकी बैंकिंग हैबिट्स हैं जो कि शॉर्ट रन में तो चेंज होंगी नहीं। और वाई हमारा कांस्टेंट है क्योंकि लोगों का बिलीफ है कि यहाँ पर हमारे पास में वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी होती है और इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पर होती है। तो अगर हम मनी सप्लाई डबल करेंगे तो प्राइस लेवल भी हमारी डबल हो जाती है। केनिस ने यहाँ पर चैलेंज किया था क्लासिकल वेज कट रेमेडी फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। उन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट दी थी, देखो जल्दी से बताओ। देखो, केनिस ने ये बोला था कि जो वर्कर्स हैं वो ज्यादा सेंसिटिव हैं मनी चेंजेस के, वेजेस के लिए। तो जो नॉमिनल अमाउंट है उनके पे चेक पर वो मनी वेजेस थी, लेकिन जो उनकी रियल वेजेस हैं, ठीक है, उस पर कम है। तो हमारे पास में वर्कर्स एक्सेप्ट करेंगे राइज इन प्राइस जो कि यहाँ पर उनकी रियल परचेसिंग पावर को कम कर रहा है, और यहाँ पर एक रेजिस्ट करेंगे डायरेक्ट कट टू देयर नॉमिनल पे, क्योंकि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और इंस्टीट्यूशनल रिजिडिटीज होती हैं जैसे कि लेबर यूनियन। फिर यहाँ पर हमारे पास में एग्रीगेट डिमांड इफेक्ट भी हमें देखने के लिए मिलता है। तो इसमें क्या होगा, ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक क्रिटिक था। कैरिस क्या बोलते थे, ये बोलते थे कि जब वेज कट होता है एक फर्म के लिए तो ये हेल्प करता है कि यहाँ पर ये ज्यादा लोगों को हायर करें, और एक जनरल वेज कट अक्रॉस द होल इकोनॉमी इनकम हमारे लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स वर्कर्स की कम कर देता है। और वेज कट से क्या होगा, लोअर इनकम होगी, लोअर इनकम से लोअर कंजम्पशन होगा, जिससे लोअर एग्रीगेट डिमांड होगी। तो अगर डिमांड फॉल करेगी तो फर्म्स यहाँ पर देखेंगी कि उनकी सेल्स ड्रॉप कर रही हैं और वो ज्यादा लोगों को ले ऑफ कर देती हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। एक सिंपल कीनेसियन मॉडल में अगर कंजम्पशन फंक्शन C इज इक्वल टू 100 है और ये 0.75 y है, तो इन्वेस्टमेंट हमारी I इज इक्वल टू 50 है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या होगा। तो यहाँ पर देखो हमारे पास में टू फैक्टर मॉडल यूज करते हैं। इक्विलिब्रियम कब अक्कर करेगा, जब टोटल आउटपुट हमारा एग्रीगेट प्लान्ड स्पेंडिंग के बराबर है। तो कंजम्पशन क्या है, 100 प्लस 0.75 y जो दे रखा है। ऑटोनॉमस कंजम्पशन इसमें 100 रुपीज का रहा होगा, A प्लस बी वाई याद है आपको। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमारे पास में ये हो गई, ठीक है, बी वाई। तो बी हमारे पास मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है कि हर एक रुपया हमने जब अर्न किया तो 0.75 हमने खर्च करा। इन्वेस्टमेंट हमारे पास में इसमें 50 रुपए बोल रखी है इन्होंने। तो अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम हमारे पास में हमें लगाना है y इज इक्वल टू सी प्लस आई। तो 100 प्लस 0.75 y प्लस 50, तो यहाँ पर हमारे पास 150 प्लस 0.75 y आ जाएगा और हमारे पास में इसको हम निकाल लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। ऑटोनॉमस कंजम्पशन पता है ना कि हमारे पास कुछ भी अर्निंग नहीं है फिर भी हम कुछ तो पैसा कमाएंगे ही। चलो आज के लिए बस इतना ही है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।